Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो वही भटकने की बात नहीं बनती है। आज हम क्या करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, MIQs जिसको हम बोलते हैं। इससे पहले हमने क्या किए थे, MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बढ़िया ही थे, बहुत मज़ा आया था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे, तो मज़ा तो ऑब्वियसली आएगा। और मैंने आपसे कहा भी था कि अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, तो अपना स्कोर आप चाहें तो अभी बता सकते हैं, और साथ में ये चीज़ भी कर सकते हैं जो कि मेरे लिए बड़ी ज़रूरी है, तो कर दीजिए क्या, लाइक और शेयर। क्या कर दीजिए भाई, लाइक और शेयर कर दीजिए, फटाफट से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। ओके, सो कर दिया लाइक, कर दिया शेयर। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी आदिवासी ग्रुप्स आर देयर इन इंडिया। इंडिया में कितने आदिवासी ग्रुप्स हैं, इंडिया में हमें कितने आदिवासी ग्रुप मिलते हैं। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में, क्योंकि हमें पता था कि इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं, है ना। हम इंडिया की बात करें, अलग अलग ग्रुप है यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, फिर यहाँ पे, तो अलग अलग इंडिया के पार्ट में हमें आदिवासी ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। यहाँ कहीं यहाँ हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब जब इतने सारे ग्रुप्स हैं अलग अलग जगह पे, इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, दैट मीन्स बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स होंगे। तो टोटल कितने, मतलब अप्रॉक्सीमेटली अगर लगाया जाए तो कितने ट्राइबल ग्रुप्स भाई हमारे इंडिया में हमें मिलेंगे। तो अगर आप याद करो तो हमने देखा था मोर देन 500, याद करो, मोर देन 500 हमने देखा था। अगर आपको याद आ रहा हो तो कितना देखा था हमने, मोर देन 500 ग्रुप्स देखे थे, ट्राइबल ग्रुप। अब बारी आती है हमारा आंसर देखने की कि आंसर सही है या नहीं है, देखते हैं। देयर आर ओवर 500 डिफरेंट आदिवासीज ग्रुप इन इंडिया, मतलब ओवर ऑलमोस्ट कितनी, 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप्स हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं, ठीक है। यानी इतने सारे आदिवासी ग्रुप भाई हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं करेंटली। क्लियर, आया समझ में। चलो, क्योंकि हम सोचते हैं ना आदिवासी ग्रुप है तो भाई इतने ही होंगे, नहीं, बहुत सारे भी तादाद में आदिवासी जो जनता है हमारे इंडिया में हमें मिलती है। क्लियर हुआ, और वो इंपॉर्टेंट भी बहुत होती है, जो कि हमने चैप्टर में भाई अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। चलो, हाउ मैनी ट्राइबल ग्रुप्स आर देयर इन उड़ीसा। सिर्फ हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में कितने ट्राइबल ग्रुप्स थे, हमने देखा था ना, डिस्कस किया था कि वैसे तो ट्राइबल ग्रुप इंडिया के सब कोने में फैले हुए हैं और मोर देन 500 टाइप्स के ट्राइबल ग्रुप भी हैं, लेकिन उड़ीसा में अगर देखा जाए तो कितने टाइप के ट्राइबल ग्रुप हमें मिलते हैं, 50, 60, 70, 80। इवन हमने MCQs में भी किया था, याद करो, फटाफट से बताओ कितने हैं उड़ीसा में। हमने क्या देखा था, कितने उड़ीसा में, 60। ऑलमोस्ट कितने देखने को मिलते हैं हमें उड़ीसा में, 60, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, देयर आर ओवर 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स इन उड़ीसा। यहाँ पे ओवर 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स हैं, कहाँ पे, उड़ीसा में। क्लियर हुआ, आया समझ में, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं भाई। चल, विच ट्राइबल लैंग्वेज हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स इन इंडिया। किस ट्राइबल लैंग्वेज में हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर इन इंडिया, मतलब जो ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, कौन सी जो है लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर इन इंडिया में। मतलब ट्राइबल लैंग्वेजेस होती है, अलग अलग होती हैं, ट्राइबल्स पीपल की भी अपनी अपनी खुद की लैंग्वेज होती है, हमें पता है। तो ऐसे ही अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले जो ट्राइबल पीपल हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज कौन सी है, हमने देखी थी, याद करो, कौन सी देखी थी, कौन सी लैंग्वेज हमने देखी थी, संथली देखी थी, याद आया, संथली लैंग्वेज हमने देखी थी। देखते हैं हमारा आंसर, द संथली लैंग्वेज हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स इन इंडिया। संथली लैंग्वेज में कितने हैं, संथाली लैंग्वेज ऐसी है जिसके पास लार्जेस्ट जो है जनता है, लोग हैं जो इस लैंग्वेज को बोलते हैं। तो संथाली लैंग्वेज हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स इन इंडिया। क्लियर हुआ, आया समझ में। चल, विच स्टेट डू द शक्ति एंड तांत्रिक ट्रेडिशन बिलोंग टू। किस स्टेट से जो है शक्ति और तांत्रिक ट्रेडिशन आता है, शक्ति और तांत्रिक का ट्रेडिशन कौन से स्टेट से आता है, विच स्टेट या स्टेट्स, बताओ
कोई एक ज़्यादा स्टेट्स हैं कुछ, या एक ही स्टेट से आता है, ये आपको बताना है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। शक्ति और तांत्रिक ट्रेडिशन देखते हैं। द शक्ति एंड तांत्रिक ट्रेडिशंस बिलोंग टू द स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड असम। कौन से स्टेट से आता है? वेस्ट बंगाल और असम से आता है हमारा शक्ति और तांत्रिक ट्रेडिशन। क्लियर हुआ? आगे बढ़े भाई, चलो। नेम द ट्राइबल कम्युनिटी विच ड्वेल्स इन द न्यामगिरी हिल ऑफ उड़ीसा। कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी है जो कहाँ रहती है? न्यामगिरी हिल, न्यामगिरी हिल ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा के न्यामगिरी हिल में कौन सी ट्राइब रहती है? जब हम न्यामगिरी के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने यहाँ पे देखा था कुछ, यहाँ पे मैंने पढ़ा भी था, मैंने उसका गलत नेम भी पढ़ लिया था गलती से। बताओ कोई ट्राइब थी? बताओ। डोंगरिया करके थी, ऐसी कुछ थी, या गोंडरिया करके थी, इस तरह थोड़ा कंफ्यूजिंग नेम था, है ना, इस तरीके की थी, डोंगरिया कौंड या गोंड इस तरीके की थी। याद करो, याद आ रही है? देखते हैं। द न्यामगिरी हिल ऑफ उड़ीसा इज इनहेबिटेड बाय डोंगरिया कौंड्स, ठीक है, जो मैंने बताया। क्लियर? ये हमारी बुक में है, ऐसा नहीं कि आप सोचो कि मैम ये कब आया। आगे बढ़े, चलो। What is the general perception about आदिवासी? आदिवासी के बारे में एक जनरल परसेप्शन क्या बना रहता है? जो आदिवासी ग्रुप है उनके बारे में एक परसेप्शन बना के रखते ना हम, एक थॉट, एक सोच बना के रखते कि भाई हाँ ये ऐसे ही होते हैं या ये ऐसे ही दिखते हैं इस तरीके से, ठीक है। और साथ में ये भी कर दो, ये तो बताओ, और ये भी कर दो। अगर लाइक और शेयर नहीं करा है तो लाइक और शेयर कर दो फटाफट से। अगर लाइक और शेयर नहीं करा है तो अभी भी वक्त है आपके पास, आप लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्या जनरल परसेप्शन है देखते हैं भाई। द जनरल परसेप्शन अबाउट आदिवासीज इज दैट दे आर प्रिमिटिव, बैकवर्ड एंड रेजिस्टेंट टू चेंज। जो जनरल परसेप्शन बना हुआ है किन के लिए? आदिवासीज के लिए। इज दैट दे आर प्रिमिटिव, बड़े प्रिमिटिव, पुराने से, बैकवर्ड और रेजिस्टेंट टू चेंज, मतलब ऐसे हैं जो कभी बदलेंगे नहीं, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। बड़े पुराने से लोग हैं, प्रिमिटिव, ओल्ड टाइप के लोग हैं, बैकवर्ड लोग हैं, जैसे हम बोलते हैं ना बैकवर्ड क्लास वाले लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, ऐसे ये लोग भी पिछड़े हैं इस तरीके से। आया समझ में? क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत, परेशानी तो नहीं भाई? चलो। विच फैक्टर लीड्स टू गेटोजाइजेशन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी? कौन सा फैक्टर लीड करता है टू गेटोइजेशन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी? क्या फैक्टर्स होते हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी को गेटोइजेशन करना पड़ता है? दैट मीन्स ऐसी जगह जाना पड़ता है जहाँ सिर्फ इन्हीं की कम्युनिटी के लोग हों। हमने पढ़ा था ना, इसका मतलब क्या होता है? ये जो टर्म है पहले इसका मतलब भी तो पता होना चाहिए। इसका मतलब यही होता है ना कि जब एक ही ग्रुप के, एक ही कम्युनिटी के जो लोग हैं एक जगह साथ में रहे, जहाँ उन्हें भाई अच्छा लगे, अपनापन लगे, कोई किसी प्रकार का फियर ना हो, ठीक है। तो क्या फैक्टर्स थे देखते हैं। The social marginalization of the Muslim communities leads to its ghettoization. कौन सा फैक्टर? हमसे पूछा ना कौन सा फैक्टर, तो सोशल मार्जिनाइजेशन हमने देखा था, जिसके कारण मुस्लिम कम्युनिटी को मजबूरी में भाई गेटोइजेशन करना पड़ा था, गेटो होना पड़ा था। दैट मीन्स एक ही कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी वालों के साथ ही, मतलब जहाँ पे सिर्फ इन्हीं के अपने लोग रहें वहीं पर ही ये रहना प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी उनको उस तरीके से नहीं देखती। हमने देखा था ना कि ये लोग बुर्खा पहनते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं, तो सोसाइटी क्या करती है, इनको ऐसा समझती कि हमारे जैसे है ही नहीं, ये कोई अलग ही है। जब अलग समझेंगे तो कोई बात नहीं करना चाहेगा, जिसके कारण कई बार हेटरेट की भावना, वायलेंस की भावना भी क्रिएट होती है। तो कौन रोज रोज ये टेंशन पाल के रहे? तो इससे अच्छा है भाई ऐसों के बीच में रहे जहाँ पे सिर्फ अपने लोग हों। क्लियर? आया समझ में? चल। हाउ आर मुस्लिम्स यूजुअली आइडेंटिफाइड? मुस्लिम्स को यूजुअली हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं? जो मुस्लिम्स हैं उनको यूजुअली हम आइडेंटिफाई कैसे कर पाते हैं? ठीक है, हमने देखा था ना कि बुर्खा पहनते हैं, या हमने देखा था कि बियर्ड वगैरह रखते हैं इस तरीके से, फैज़, बहुत सी चीज़ें हमने देखी थी। चलो। मुस्लिम्स आर यूजुअली आइडेंटिफाइड बाय देयर बुर्खा, लॉन्ग बियर्ड एंड फैज़। जैसे कि मैंने बताया कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है इनको, कि इनके भाई बुर्खा वगैरह पहनती है लेडीज़ जो रहती हैं, जो मेन होते हैं वो क्या करते हैं, बियर्ड वगैरह रखते हैं, फैज़। क्लियर हुआ? आया समझ में? जैसे टोपी वगैरह पहनेंगे इस तरीके से। चलो। हु चेयर द सच्चर कमिटी? किसने चेयर की थी सच्चर कमिटी? नाम देखा था हमने, किसने चेयर करी थी सच्चर कमेटी? क्यों थी सच्चर कमेटी? क्यों थी सच्चर कमेटी? किसके लिए थी भाई? फॉर मुस्लिम्स। फॉर मुस्लिम माइनॉरिटी, जो मुस्लिम ग्रुप थे जो माइनॉरिटी में थे उनके लिए थी,
ठीक है, किसके लिए थी भाई? मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए सच्चर कमेटी। क्यों थी इनके लिए? सिर्फ इन्हीं के लिए। क्यों? क्योंकि ऐसा देखा गया कि सोशल हो, चाहे एजुकेशनल फील्ड हो, चाहे ये इनके इकोनॉमिकल फील्ड हो, हर चीज़ में, कल्चरल, सब चीज़ में पिछड़े हुए थे, पीछे थे। बेसिक कम्युनिटीज़ हो गई या एम्प्लॉयमेंट का हमने देखा, हर चीज़ में पीछे थे, पिछड़े हुए थे। तो इसीलिए इनका ये समझ में आ रहा था कि भाई ये लैग कर रहे हैं, ये पीछे को जा रहे हैं, पीछे को खिसकते जा रहे हैं, पिछड़े होते जा रहे हैं। तो अब क्या ज़रूरत है? इनके लिए कुछ ना कुछ अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तो इसलिए कमेटी हुई थी। कब हुई थी? 2005 में। याद करो, 2005 में कमेटी हुई थी। देखते हैं इसका आंसर क्या है जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। द सच्चर कमेटी वॉज चेयर्ड बाय जस्टिस राजेंद्र सच्चर। किसने करी थी भाई? जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने कमेटी चेयर की थी। क्लियर हुआ? कब हुई थी ये तो हमसे पूछा है, किसने करी थी तो भाई हमने बता दिया। और अगर मैं पूछूं कब हुई थी तो मैं बता ही चुकी हूँ, 2005 में। किसके लिए हुई थी? फॉर मुस्लिम माइनॉरिटी, ताकि ये जो पीछे हो रह जा रहे हैं तो इनको अपग्रेड करने के लिए, अपडेट करने के लिए। क्लियर आया? क्लियर हुआ? क्लियर आया बोल रही हूँ। क्लियर हुआ आपको? चलो देखो, ऐसे भाई पढ़ाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, फिर भी आप लाइक नहीं करते, है ना। कई बार तो जो टंग है वैसे ऐसे हो जाने लगे थे, बच्चे लड़खड़ाने सी लग जाती बोलते बोलते। तो क्लियर आया हो गया, क्लियर हुआ के बदले, तो फिर भी आप लाइक नहीं करते। कर देना चाहिए ना, ताकि टीचर में भी थोड़ी एनर्जी आए। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ आदिवासीज इन आसाम? पॉपुलेशन क्या है आदिवासीज की? आसाम में पॉपुलेशन क्या है आदिवासीज की? बताओ। याद आ रहा है? हमने पढ़ा था आसाम का, हमने देखा भी था कि एक ने, किसी ने पोएम भी लिखी कि कैसे अपना भाई वो सौरों अपना दुख जो है बता रहे हैं। देखते हैं आंसर। देयर आर 70 लाख आदिवासीज इन आसाम। तो हम बात करें आसाम की तो कितने हैं? 70 लाख जो है आदिवासीज प्रेजेंट है आसाम में। कितने? 70 लाख आदिवासीज आर प्रेजेंट इन आसाम। क्लियर हुआ? आया समझ में? कोई कंफ्यूजन नहीं? बढ़िया ना सब? मस्त एकदम? चलो, जब बढ़िया है, मस्त है तो बढ़िया है फिर। हाउ आर आदिवासी सोसाइटीज डिफरेंट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम? कैसे जो आदिवासी सोसाइटी है इनको अलग माना जाता है, डिफरेंट माना जाता है मेन स्ट्रीम सोसाइटी से? किनसे अलग माना जाता है? मेन स्ट्रीम सोसाइटी से। मेन स्ट्रीम का पहले मतलब कोई मुझे बताएगा? पहले इसका मतलब समझोगे तब जाके तो कुछ कर पाओगे। मेन स्ट्रीम है, जब इसका मतलब आप देखोगे तभी तो आप कुछ बता पाओगे। मेन स्ट्रीम का हमने क्या देखा था? ऐसी सोसाइटी, ऐसी जो मेजॉरिटी में हो, जो सेंटर पे हो, जिसकी चले, मतलब है ना, जो ज़्यादा दिखे, जो ज़्यादा चले, बेसिकली मेन स्ट्रीम। अगर मैं बोलूँगी मैं मेन स्ट्रीम पे हूँ, मतलब मैं मेन हूँ, बेसिकली मैं दिख रही हूँ, मुझे सब जानते हैं, मेरी चल रही बेसिकली। तो कैसे जो आदिवासी सोसाइटी है, जिनको तो भाई अलग ही ऐसा समझा जाता था, तो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से कैसे डिफरेंट है? कुछ आइडिया आपको? देखते हैं। आदिवासी सोसाइटीज आर डिस्टिंक्टिव। पहली बात तो एक ऐसी है, डिस्टिंक्टिव है, अलग टाइप की है। क्यों है अलग टाइप की? बिकॉज देयर इज ऑफन वेरी लिटिल और नो हायरकी अमंग देम। क्योंकि इनमें क्या है? ऑफन, अक्सर क्या रहता है इनमें? कोई हायरकी नहीं होती। साथ में कैसे रहते हैं? बहुत ही कम, मतलब हायरकी नहीं होती। हायरकी मतलब क्या? किसकी बात हो रही? मेजरली अगर बात करें ऐसे वर्ण सिस्टम की, हायरकी की अगर हम बात करें तो वर्ण सिस्टम की, कास्ट सिस्टम की। दैट मीन्स क्या रहते हैं सब? जब हायरकी नहीं रहेगी, जब हायरकी नहीं रहेगी, कास्ट सिस्टम नहीं रहेगा, दैट मीन्स क्या रहेगी? इक्वल रहेंगे सब, इक्वालिटी रहेगी। क्या रहेगी? इसका मतलब इक्वालिटी रहेगी। तो जब इनकेस में कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, सब कोई इक्वल है, तो यानी ये अलग हुए ना हमसे। हमारे इसमें तो क्या है? अरे नहीं, वो तो छोटी जात के लोग हैं, छोटी कास्ट के लोग हैं, ये सुनने को मिलता है आपको। अरे वो तो छोटी कास्ट के हैं, तो देखो, अरे वो बड़ी कास्ट के हैं, उनकी बात ये लगे। तो ये क्या है? ये अभी बने हुए हैं। ये जो अभी बोल रही, सॉरी, मतलब ये जो है ना वर्ण सिस्टम, ये हायरकी, ये बनाई गई है समाज में, ठीक है। तो बट इनकेस में आदिवासी इसकी बात करें तो इनकेस में ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस मेक्स देम रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिटीज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड प्रिंसिपल ऑफ जाति, वर्ण, कास्ट और दोज who are ruled by kings. They have their own culture, custom and religions. मतलब ये जो भी हम देख रहे हैं ना, जो कम्युनिटीज किसने ऑर्गेनाइज करी? जाति या वर्ण सिस्टम, जो कास्ट सिस्टम मैंने बताया, वही चीज़। दोज दैट वर रूल बाय किंग्स, जो भी भाई जिसको राजा महाराजा रूल कर रहे हैं, या जो भी ब्राह्मण्स ने बनाई है, तो ये लोग ऐसा कुछ फॉलो नहीं करते। ये अपने ही कल्चर, अपने ही कस्टम, अपने रिलीजियस चीज़ों को, अपने ही रिलीजन जो इनको सही लग रहा है उसको फॉलो करते हैं। मतलब मैं अगर ट्राइबल ग्रुप की हूँ तो मैं जो पूजा करूँ, मैं जो भी काम करूँ, मेरा अपना तरीका है। हमने तो ये देखे थे इनके गॉड भी अलग ही टाइप के, जैसे हमारे हम टेंपल जाते हैं, चर्च वगैरह जाते हैं, तो ये लोग भाई पर्वत की पूजा करते हैं, हिल की पूजा करेंगे, है ना, या नेचर की पूजा करेंगे, विलेज की पूजा करेंगे। हमने देखा
या साथ में भाई एंसेस्टर की पूजा करते, तो इनके वर्शिप, इनके जो गॉड्स हैं वो भी अपने 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 रहते हैं, अपने तरीके के रहते हैं, अपनी लैंग्वेज, सब कुछ इनका अलग रहता है, हमारी तरह ये लोग फॉलो नहीं करते। क्लियर हुआ? आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े भाई, चलो। वॉट डू यू मीन बाय स्टीरियोटाइपिंग, इज इट गुड और बैड, वाई? आप ये जो टर्म है स्टीरियोटाइपिंग, इससे क्या समझते हो? क्या ये गुड है या बैड है? स्टीरियोटाइपिंग से आप क्या समझते हो? इज इट गुड और बैड? आप बताइए, स्टीरियोटाइप जो टर्म है इससे आपको क्या समझ में आता है? स्टीरियोटाइप क्या होता है? जब हम, आपने 6th में पढ़ा होगा, व्हेन वी क्रिएट फिक्स इमेज फॉर अ पर्सन और अ ग्रुप, है ना? जब हम क्या करते हैं, एक फिक्स इमेज क्रिएट कर लेते हैं। बार बार मैं लिखती हूँ, बताती हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको इन जनरल भी समझ में आना चाहिए। 6th में भी आपने पढ़ा, 7th में भी पढ़ा होगा, अभी भी आप पढ़ रहे हैं। जब क्या करते हैं, हम क्रिएट करते हैं, क्या क्रिएट करते हैं हम? जब फिक्स जो है इमेज क्रिएट करते हैं किसी भी पर्सन या ग्रुप के लिए, कि हाँ भाई ये ऐसे ही होगा, ये ऐसे ही है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप। क्लियर हुआ? आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? क्या होता है स्टीरियोटाइप? व्हेन वी क्रिएट फिक्स इमेज फॉर अ पर्सन और अ ग्रुप, जब हम किसी पर्सन या ग्रुप के लिए फिक्स इमेज क्रिएट करते हैं उसको हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप। देखते हैं, अब जब बात है हम फिक्स इमेज की बात करें, तो ये गुड है या बैड है? तो ऑब्वियसली भाई ये बैड है। क्या है ये? बैड है, बुरी चीज़ है। किसी को हम ये सोच रहे हैं कि अरे ऐसा दिख रहा है तो ऐसे ही होगा, ये इस रिलीजन का है तो ये लोग ऐसे ही होंगे, ये लोग इस कास्ट के हैं तो ऐसे ही होंगे, अरे इनका लैंग्वेज अलग है तो ये लोग तो अजीब से हैं, इनका एक्सेंट अलग है तो ये तो पागल से हैं, या अगर ये डिसेबल है तो इसका दिमाग नहीं चलता है। तो ये क्या कर रहे हैं? हम स्टीरियोटाइप क्रिएट कर रहे हैं, जो कि क्या है? बैड है। देखिए हमारा आंसर, चलो। Stereotyping means seeing and presenting a community of people in particular ways without having full knowledge of the reality of their lives. स्टीरियोटाइपिंग का मतलब होता है जब हम क्या करते हैं या प्रेजेंट करते हैं कम्युनिटी को इस तरीके से समझते हैं, उनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं होता कि उनकी रियल लाइफ, उनकी रियलिटी क्या है, हम वो जाने बिना उनको जज कर लेते हैं। बेसिकली हमने देखा कि अरे ये लोग तो इस कम्युनिटी के लोग हैं, तो हम बस अपनी मर्जी से हमने कुछ भी बोल दिया, उनका पहनावा देख के, उनकी लैंग्वेज देखी और हमने कुछ भी बोल दिया उनके बारे में कि ये तो ऐसे ही होंगे, तो ये गलत है। आदिवासी फॉर एग्जाम्पल, अगर आदिवासी का एग्जाम्पल लें तो आर यूजुअली डिपिक्टेड इन कलरफुल कॉस्ट्यूम्स एंड हेड गियर। उनको कैसे डिपेक्ट किया जाता है? डिपिक्ट किया जाता है कि ये कैसे है, ये कलरफुल कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, हेड गियर पहनते हैं, अलग ही टाइप के रहते हैं ना। स्टीरियोटाइपिंग इज नॉट गुड बिकॉज इट लीड्स टू रॉन्ग नोशन। मैंने जैसे बताया बैड है। स्टीरियोटाइप क्यों बुरा है? क्योंकि गलत ही नोशन, गलत धारणा क्रिएट करने में हेल्प करता है, जो कि गलत है, अबाउट अ पर्टिकुलर कम्युनिटी एंड ऑन दैट बेसिस डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इट। अब क्या होता है, इसी के बेसिस पे क्या होता है, उसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। आपने देखा कि अरे कम्युनिटी ऐसी, ये लोग तो ऐसा करते हैं, तो आप भेदभाव करने लग जाते हो कि अरे नहीं ये तो सही नहीं लग रहा है, अलग टाइप के हैं, तो इनकी लैंग्वेज भी अलग है, इनका देखो खाने पीने का तरीका अलग है, पहनावा भी कैसा है, और कौन से स्टेट से हैं, अलग से दिख रहे हैं, तो आप क्या करोगे, उनके प्रति भेदभाव करोगे। जो अपने दिखेंगे उनसे बात करोगे, जो आपको सही दिखेंगे उनसे बात करोगे, और उनको देख के आप अलग ही समझोगे। ऐसा बहुत होता है सोसाइटी वगैरह, ऐसी जगहों पे आपको ऐसा सब देखने को बहुत मिलता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो स्टीरियोटाइपिंग क्या है? जब आप किसी भी कम्युनिटी को या ग्रुप को एक ही पर्टिकुलर इमेज में सेट कर लेते हो कि हाँ ये ऐसा ही है, ये बिना जाने कि उनकी रियलिटी क्या है। क्लियर हुआ? जो कि बैड है, जो कि क्या है, हमसे पूछा है, गलत है। क्लियर हुआ? आगे बढ़े भाई, समझ में आ गया? चलो, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म शेड्यूल्ड ट्राइब्स? शेड्यूल्ड ट्राइब से आप क्या समझते हैं? शेड्यूल कास्ट तो हमें पता ही है, जिनको हम दलित्स बोलते हैं, है ना। शेड्यूल ट्राइब, इसको भी नहीं समझोगे, किसको बोलेंगे? चैप्टर हम जिसके बारे में पढ़ते आए, जिसके बाद हमने जो चैप्टर शुरू करा, मतलब हमारा टॉपिक है शेड्यूल ट्राइब्स। हमने पूरा एक डेटा देखा था, येलो उसमें पेज में था, मतलब हमारे इसमें था, इन्फॉर्मेशन में था पूरा डेटा। बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म शेड्यूल ट्राइब्स? शेड्यूल ट्राइब टर्म से आप क्या समझते हैं? बताइए फटाफट से। देखो, शेड्यूल ट्राइब्स मतलब किन को बोलते हैं, किन के लिए यूज करते हैं हम? ट्राइबल पीपल के लिए। ट्राइबल पीपल कौन? आदिवासी ग्रुप। किन के लिए यूज़ करें? ट्राइबल पीपल में हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं भाई? आदिवासी ग्रुप के लिए यूज़ कर रहे हैं। क्लियर हुआ?
अब हम देखते हैं इससे क्या समझते हैं इनके बारे में, क्यों इनको ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स कहा जाता है। ये डिस्टिंक्ट होते हैं, हमसे अलग ही होते हैं, मतलब जैसे इनकी चीज़ें होती हैं वो हमसे अलग होती है, कस्टम, इनके प्रैक्टिसेस, इनके बिलीफ सिस्टम। अब यहाँ हमारा आंसर क्या कह रहा है, ज़रा इसको समझते हैं। ये तो मैंने आपको ब्रीफ दे दिया, चलो। Scheduled tribes is a term used to refer to Adivasis. This term is used by Indian government in official documents. Scheduled tribes क्या होते हैं भाई? Scheduled tribe is a term used to refer to आदिवासी. ये एक टर्म है जो किन के लिए यूज़ किया जाता है, मैंने बताया आदिवासी इसलिए यूज़ किया जाता है। ये टर्म किसने दिया? ये टर्म दिया था इंडियन गवर्नमेंट ने, हमने ये भी देखा था। उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में वो किस तरीके से मेंशन करते हैं, यही लिखते हैं ना, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स। इनको किन के साथ यूज़ किया जाता है? शेड्यूल कास्ट के साथ शेड्यूल ट्राइब्स, इस कैटेगरी में यूज़ किया जाता है। दिस टर्म इज़ यूज्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। इंडियन गवर्नमेंट इनको यूज़ करती है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में। देयर इज़ एन ऑफिशियल लिस्ट ऑफ ट्राइब्स सैंक्शन बाय द गवर्नमेंट। क्या है, गवर्नमेंट ने क्या करी है, एक ऑफिशियल लिस्ट ऐसे निकाली है जिसमें इनके बारे में, इनकी जो इन्फॉर्मेशन है इसमें, मतलब इनकी जो लिस्ट में जो नाम है उसको सेंशन ऐसे मेंशन करके रखा हुआ है। when the government formulates any policy or program for scheduled tribes, all the designated tribal communities become entitled to it. अब क्या बोल रहे हैं, जब भी if या when जो गवर्नमेंट है फॉर्मुलेट करेगी कोई भी पॉलिसी और प्रोग्राम, जब गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी या प्रोग्राम को फॉर्मुलेट करेगी फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, all the designated tribal communities become entitled to it. जो भी designated tribal communities है ना, उनके लिए ये यूज़ होगा। क्लियर हुआ, आया समझ में? मतलब ये किसके लिए यूज़ करेंगे, हम बोलते हैं ना एससी कैटेगरी के लिए ये करा गवर्नमेंट ने, एसटी ग्रुप के लिए गवर्नमेंट ने ये करा, एसटी के लिए इतना रिजर्वेशन है। अगर कोई एग्जाम है, जैसे कोई गवर्नमेंट एग्जाम है, तो हम देखते हैं कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी साथ में आती है, तो उनके लिए इतना कट ऑफ है। ये देखते हो ना, तो क्या टर्म ये गवर्नमेंट के ही निर्धारित किए हुए हैं, उनके डिसाइडेड ये जो टर्म से इनके लिए यूज किए जाते हैं। किन के लिए? आदिवासी ग्रुप के लिए। क्लियर हुआ? तो शेड्यूल्ड ट्राइब इज अ टर्म यूज टू रिफर टू आदिवासी, ठीक है, जो कौन करता है? इंडियन गवर्नमेंट यूज करती है अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में। कुछ भी चीजें वो डिसाइड करती है, सैंक्शन करती है, इंफॉर्मेशन इनसे रिलेटेड, तो वो इसी टर्म का यूज करती है। किसका? एसटी टर्म का। क्लियर हुआ? और किन के साथ यूज करती है? शेड्यूल कास्ट के साथ, एससी के साथ। हम हमेशा देखते हैं जैसे लिखा रहता है जनरल, ओबीसी, ऐसे लिखा रहेगा ओबीसी, फिर नीचे लिखा रहेगा एससी एसटी, इस तरीके से लिखा रहता है। क्लियर? आया समझ में? चलो भाई। Which knowledge system did wipe out with the loss of lands by the आदिवासीज? कौन सा ऐसा नॉलेज जो है आदिवासी को जब उनके यहाँ से हटा दिया गया, उनके लैंड से उनको हटा दिया गया, तो कौन सा भाई जो नॉलेज है आदिवासी को, वो भी उनके साथ वाइप आउट हो गया, मतलब उनके साथ ही चला गया, वो रह गया, वो अब मतलब वैनिश हो गया। वाइप आउट हम बोलते हैं वाइप करना, बहा देना, चला गया बेसिकली। देखते हैं। आदिवासीज नो एंड यूज अराउंड 10,000 प्लांट स्पीशीज फाउंड इन फॉरेस्ट एरियाज। अब आदिवासीज का नॉलेज, हम जैसे फॉरेस्ट एरिया की बात करें, जिसका जहाँ घर होता है उसको आसपास के एरिया, सब जगह के बारे में पता होता है, सब कुछ पता होता है कि नहीं होता? तो आदिवासी नो एंड यूज अराउंड 10,000 प्लांट स्पीशीज। आदिवासी क्या करते हैं? 10,000 प्लांट स्पीशीज जो है यूज़ करते हैं। फाउंड इन फॉरेस्ट एरिया, जो कहाँ मिलती है? जो मिलती है हमें फॉरेस्ट एरिया में। आउट ऑफ दीज अप्रॉक्सीमेटली 8,000 स्पीशीज आर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। मतलब कह रहे हैं कि जिसमें से 8,000 अगर हम बात करें स्पीशीज किस लिए यूज होती है? मेडिसिनल पर्पस के लिए, है ना, मेडिसिनल जो भाई काम के लिए, उपचार के लिए यूज की जाती है, तो 8,000 उसके लिए यूज की जाती है। अब 325 आर यूज्ड एज पेस्टिसाइड्स, 425 एज गम, रेजिन्स एंड डाइज, 550 एज फाइबर्स, 3,500 आर एडिबल। मतलब ये सारी चीज़ें अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ की जाती। तो इनका नॉलेज किसको है? इनका नॉलेज, इनकी जानकारी ये आदिवासी पीपल को है, क्योंकि वो वहाँ रहे हैं, वो वहाँ पे उनका एक्सेस है, रोज़ का आना जाना है, तो उनको बहुत अच्छे से वहाँ की इन्फॉर्मेशन है। उनके दादा परदादा से सीखते सीखते उनको पता चल गया होगा। जब वही नहीं रहे, वो लैंड ही चला गया, उनको छोड़ना पड़ा, तो वो नॉलेज भी उनके साथ ही चला गया। क्लियर हुआ? This entire knowledge system about so many plant species and their utilities gets lost when Adivasis lose their rights on forest land. ये जो सारा knowledge है, ये जो entire knowledge है, knowledge system about so many plant species and their utilities gets lost when Adivasi lost their right on forest land. जब क्या हुआ? आदिवासीज के हाथ से उनका जो है राइट्स छीन लिया गया, तो ये सारा नॉलेज भी उनके हाथ से छीन गया, उनके पास से बेसिकली चला गया। क्लियर हुआ? आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं भाई? चलो,
Why were forests considered very crucial to the development of all empires and settled civilization? फॉरेस्ट को क्यों इतना इंपॉर्टेंट और क्रूशल माना जाता है? क्या? डेवलपमेंट के लिए ऑफ ऑल एम्पायर एंड सेटल सिविलाइजेशन। हमने देखा था ना फॉरेस्ट के थ्रू क्या क्या मिलता है, बहुत सी चीज़ें जो है मिलती हैं हमें, जो है प्लांट्स मिलते हैं, हमें हर्ब्स मिलते हैं, है ना, और भी जो है फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिलते हैं, एलिफेंट्स जो है आर्मी वगैरह के लिए यूज़ होते हैं वो वहाँ से मिलते हैं। तो कितनी सारी चीज़ें जो है हमें फॉरेस्ट से मिलती है, जो कि हमने देखा था ना एम्पायर और सेटल सिविलाइजेशन के लिए बड़ी ज़रूरी है। चलो बाकी हमारा आंसर देखते हैं। History tells us that forests were absolutely important to the development of all empires and settled civilization in India. History क्या कहती है? History ये बताती है हमें that the forests were absolutely important to the development of all empires and settled civilization in India. History को देखें तो क्या बताती है? हमें ये बताएगी भाई जो empires हैं और जो भी settled civilization है इंडिया के, वो क्या है, बड़े ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेटल ओर लाइक कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर, कोल एंड डायमंड्स, इनवैल्यूएबल टिम्बर, मोस्ट मेडिसिनल हर्ब्स, एनिमल्स एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एनिमल देमसेल्व्स ऑल केम फ्रॉम द फॉरेस्ट। अब हमने देखा कि एम्पायर किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट, जैसे हमने मगध एम्पायर का हमने एग्जांपल देखा, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि फॉरेस्ट एरिया बहुत बढ़िया है, तो फॉरेस्ट से भाई वुड मिल गया, वुड से भाई बहुत सारे वेपन्स या सामान बना लिए, है ना, वुड का यूज़ हो गया। फॉरेस्ट से फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो मिल गए, रूट्स मिल गई, हर्ब्स मिल गए, मेडिसिनल प्लांट्स मिल गए, फ्रूट्स मिल गए, बहुत सी चीज़ें मिल गई, और भी नई नई चीज़ें। एनिमल्स मिल रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं एलिफेंट जो वॉर वगैरह में काम आते हैं, तो इससे किंगडम्स, एम्पायर कोई भी फ्लोरिश होता है ना, तो उनका फ़ायदा होता है कि नहीं होता। तो और क्या क्या चीज़ें मिलती है, जैसे मेटल ओर हो गए, जैसे कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर, कोल एंड डायमंड्स, इनवैल्यूएबल टिम्बर और मोस्ट मेडिसिनल हर्ब्स, एनिमल्स एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स और एनिमल देमसेल्फ ऑल केम फ्रॉम द फॉरेस्ट। ये सारी चीज़ें किससे आई है? जो हम बोल रहे हैं मेटल, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, मेडिसिनल हर्ब्स, जो भी फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स हैं, एनिमल्स, ये सब हमें फॉरेस्ट से मिलता है, जो कि अभी मैंने बताया था आपको। Even today, forests help recharge many of India's rivers and its quality of air and water. एयर एंड वाटर की क्वालिटी और रिवर को क्लीन करने की क्वालिटी भी मतलब किसके कारण होता है? फॉरेस्ट के कारण। ये हमें किसके थ्रू मिलता है? ये फॉरेस्ट के थ्रू ही मिलता है। तो हम तो यहाँ पे बात करें एम्पायर और किसकी, सिविलाइजेशन की, तो हाँ बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करता है फॉरेस्ट। जैसे कि हमने देखा किसी भी एम्पायर में भाई कॉपर गोल्ड काम नहीं आएगा क्या? सोने के भाई महाराज वो पहने रहते थे, वेपन्स बनाते थे, अगर आयरन वगैरह इनसे बने तो ये सारी चीज़ें काम की नहीं है क्या? टिम्बर हो गया, मेडिसिनल हर्ब्स हो गया, एनिमल्स, ये सब कुछ काम आता था। क्लियर हुआ? आया समझ में? चलो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आदिवासीज। आदिवासीज पे क्या लिखना है हमें? शॉर्ट नोट। शॉर्ट सा नोट हमें आदिवासीज के बारे में लिखना है। देखते हैं। आदिवासीज, द टर्म लिटरली मीन्स ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। आदिवासी जिसका लिटरल मीनिंग है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, ये हम बहुत बार देख चुके हैं, ये बहुत बार देख चुके हैं। अब तो बोल रही हूँ मैं तो बिल्कुल जुबान पे आ गया होगा, रट गया होगा बेसिकली कह लीजिए। आदिवासीज ओरिजिनली लिव्ड इन और नियर फॉरेस्ट रीजन्स। दे वर इंगेज इन कल्टिवेशन, एग्रीकल्चर, हंटिंग, गैदरिंग एट्सेट्रा। आदिवासी क्या है? ओरिजिनली कहाँ रहते थे भाई? नियर और मतलब फॉरेस्ट के पास या फॉरेस्ट में रहने का मतलब इनका घर वहीं रहता, वहीं बसता था। दे वर इंगेज इन कल्टिवेशन, ये कल्टिवेशन, एग्रीकल्चर, हंटिंग, गैदरिंग, इन सब में बिजी रहते थे। They were aware of the different plant species available in the forest and their utilize. They lived in close harmony with nature. इनको क्या पता है? क्या बोल रहे हैं? इनको क्या क्या सब पता है? इनको सब नॉलेज रहता था। हमने देखा ना इनको कितने टाइप्स की, कितने अलग अलग टाइप की, लगभग 10,000 स्पीशीज़ है प्लांट्स की, उसमें से 8,000 मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ हो रही है। तो सब में कौन सी किस लिए यूज़ हो रही है, सब कुछ इन्हें नॉलेज था। तो ये फॉरेस्ट एरिया में रहते थे तो नॉलेज तो होगा। इनके अपने डिस्टिंक्टिव फीचर्स थे, हमने देखा। साथ में हमें ये भी पता है इनके बारे में कि इनके अपने बिलीफ सिस्टम है जो हमसे बहुत अलग है। ये हायरकी फॉलो नहीं करते जैसे कि हम करते, तो बहुत सी चीज़ें इनकी हमसे अलग हैं। However, with the change in forest policies and intervention of government and private industries, the Adivasis were forcefully evicted from their land. हमसे उनके बारे में बोलने को बोला है, तो ये तो हमने देख लिया कि क्या क्या करते थे, क्या क्या उन्हें नॉलेज था। बट धीरे धीरे उनकी लाइफ कैसे चेंज हुई? पहले तो सब बढ़िया था, फॉरेस्ट में फ्रीली मूव कर सकते थे, हमने देखा था, हंटिंग गैदरिंग कर ली, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर लिया, है ना, कोई भी मतलब फ्रूट्स तोड़ ली, कुछ भी कर लिया।
बट अब क्या, अब चीज़ें धीरे धीरे चेंज हो गई। इनसे इनका घर छीन लिया गया, फॉरेस्ट में इनको बैन कर दिया गया कि आप वहाँ नहीं जा सकते, ठीक है। इनको वहाँ से हटा दिया गया, जो भी प्राइवेट या कंपनीज है, गवर्नमेंट कंपनीज है, इंडस्ट्रीज है, बेसिकली उन्होंने इनको वहाँ से एविक्ट कर दिया, हटा दिया। Since the forest areas were found to be rich in metal ores, timber, other forest products and also suitable for agriculture, the tribals were evicted from here. मतलब अब इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमें मिल रही, जैसे मेटल ओर हो गए, टिम्बर हो गया, और भी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस यहाँ पे मिल गए, तो ये किसके लिए सूटेबल है? एग्रीकल्चर के सूटेबल है, ठीक है। तो द ट्राइबल वर एविक्टेड फ्रॉम देयर। इसके कारण क्या हुआ, जो ट्राइबल्स हैं उनको एविक्ट करा गया। क्यों? जब इतनी फ़ायदे की चीज़ कहीं मिलेगी तो लालच आता है ना। जैसे मैं हूँ, मेरी इंडस्ट्रीज़ है, मुझे लग रहा है भाई जो ट्राइबल ग्रुप है, जैसे आपका कोई भाई लैंड है बढ़िया, मुझे आपका स्कूल है ना, चलिए सोचो, मुझे पता है कि मैं बढ़िया वहाँ पे आयरन ओर, मतलब वहाँ पे तो या डायमंड की खदान है बेसिकली, तो मैं क्या करूँगी, आपको मतलब आपके जो स्कूल को तोड़वा दूंगी, हटवाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो क्या हो गया? गलत हुआ ना। जिसने स्कूल बनाया, जो बच्चों की शिक्षा के लिए बनाया है, तो गलत हो गया बच्चों के साथ, एकदम से उनका स्कूल टूट जाएगा। और मैंने क्या करा, मैंने पावर अथॉरिटी का यूज़ कर लिया, तो कहाँ जाएंगे टीचर्स? जो टीचर वहाँ जॉब करते थे वो एकदम से कहाँ जाएंगे? ऐसे ही आदिवासी ग्रुप्स के साथ होता है। अब वो ऐसे लैंड में रहते हैं जहाँ पे बढ़िया माइनिंग के लिए, इंडस्ट्री सेटअप के लिए बहुत बढ़िया है, तो उनसे वो जगह छीन ली जाती थी। कैसे? भाई पावर अथॉरिटी का यूज़ करके, पैसा खिला के, भाई डिपार्टमेंट्स में पैसा खिलाया, वो भी आए और आ गए कि भाई अब तोड़ देंगे, आपके एरिया को खाली करो, नहीं तो आपकी पिटाई कर देंगे, या धमकी देते थे कि भाई कोर्ट में ले जाएंगे, जो भी चीज़ है। तो भाई इस डर से क्या करेगा इंसान? छोड़ देता था अपनी जगह को, ठीक है। अब जब जगह छोड़ दी तो भाई ज़िंदगी तो नहीं छोड़ सकते ना, ज़िंदगी तो जीनी है। तो क्या करते थे भाई, ऐसी ऐसी जगहों पे छोटी मोटी नौकरी करते थे। जैसे शहर चले गए, शहरों में छोटी मोटी नौकरी कर ली, किसी क्या भाई जो है डोमेस्टिक वर्कर बन गए, या कहीं इंडस्ट्री में लेबर का काम करने लग गए, तो ऐसी इनकी लाइफ चलने लग गई थी, ठीक है। They were then deprived of their places of living and livelihood and forced to move to city in search of work. वही वाली बात है जो मैंने बताई, जब इनसे जो एग्रीकल्चर जहाँ पे सब करते थे वो सभी छीन लिया, तो अब क्या करना पड़ेगा? एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, जहाँ से पैसा मिले, अर्निंग हो। क्लियर? आया समझ में? कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत तो नहीं भाई? ये आदिवासी, इस पे क्या है, हम शॉर्ट नोट देख रहे हैं, ठीक है। अब What do you understand by ghettoization? ये जो टर्म है ghettoization, इससे आप क्या समझते हैं? बहुत अच्छे समझा था। शायद इसका मतलब ये होता है कि जब अलग अलग कम्युनिटी सब साथ में हंसी खुशी मिलकर रहती है, उसे ghettoization बोलते हैं। ऐसा है क्या? या जहाँ पे रिच लोग रहते हैं, पॉश एरिया, उसको ghettoization बोलते हैं? बताओ किसको बोलेंगे ghettoization? हमने देखा था ना, जहाँ पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी साथ में रहती है उसको बोलते हैं ghettoization। क्यों रहती है? जब उन्हें पता है कि भाई बाहर हमें अलग ट्रीट किया जा रहा है, हमें मार्जिनलाइज करा जा रहा है, हमें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, तो वो अपने लोगों के बीच में रहना प्रेफर करेंगे, कि जहाँ पे कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। देखते हैं भाई गेटोइजेशन के बारे में। There are certain groups of people or communities in our society who experience exclusion from the mainstream in different ways. बहुत सी ऐसी सोसाइटी, ग्रुप ऑफ पीपल हैं या कम्युनिटीज़ हैं अपनी सोसाइटी में जो क्या एक्सपीरियंस करती हैं, मेन स्ट्रीम से जो उन्हें अलग थलग कर दिया जाता है। जैसे हमने आदिवासी ग्रुप का देख लिया, मुस्लिम कम्युनिटी का हमने देख लिया कि उनको हमारे जैसा नहीं समझा जाता। जैसे मेन जो कम्युनिटी के लोग हैं उनसे हटके उन्हें समझा जाता है, तो उनको मार्जिनलाइज किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है उनके साथ, तो एक्सक्लूड कर देना, बाहर कर देना। जैसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे, जो है स्कूल का देखा था कि भाई अगर आपका फेवरेट स्पोर्ट अलग है, अगर आपको क्रिकेट नहीं पसंद है, आपको फुटबॉल पसंद है और बाकी जो है सबको क्रिकेट पसंद है, तो बस हो गए आप अलग। अब आपको अपने साथ ही नहीं खिलाएंगे कि नहीं ये तो अलग ही, इसको अलग चीज़ पसंद है, भाई मेरे को तो नहीं खिलाना उसको, तुम लोग भी मत खिलाओ। क्लियर हुआ? आया समझ में? Their exclusion may be because of their different languages, customs, religions, etc. और exclusion बहुत से तरीकों के लिए हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है इस बेसिस पे, इकोनॉमिक बेसिस पे, बहुत से, जैसे लैंग्वेज अलग है, कस्टम अलग है, रिलीजन अलग है, इकोनॉमिक हो गया, सोशल हो गया, बहुत से तरीकों से अगर आप अलग हैं बाकियों से, तो आपको अलग थलग कर लिया जाता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है। This exclusion leads to those communities not having access to resources and opportunities and therefore marginalization. अब जब अलग ही कर दिया तो दैट मीन्स जो हम लोग, जैसे हम हैं, हम तो मार्जिनल कम्युनिटी में नहीं है फॉर एग्जांपल, और आप है मार्जिनल कम्युनिटी में, अब कुछ भी अपॉर्चुनिटी तो मैं उसे आराम से एक्सेस कर पा रही हूँ, कुछ भी रिसोर्सेज है मैं उसका फ़ायदा आराम से उठा पा रही हूँ। आप हो, आप पीछे ही रह जा रहे हो, आपको भाई वो एक्सेस मिल ही नहीं रहा है, दैट मीन्स आपके साथ गलत हो रहा है ना। क्या हो रहा है? आप भाई
सबके, देखो कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है कि सब एक बराबर है, लेकिन यहाँ पे बराबरी की बात हो ही नहीं पा रही, आप वो चीज़ें एक्सेस कर ही नहीं पा रहे, तो आपको कैसा लगेगा भाई? बुरा ही लगेगा ना, ऑब्वियसली हेल्पलेस फील होगा, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि ऐसी कम्युनिटीज़ फिर उनको जब एक्सेस नहीं होता, जब उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है कि बाहर ही कर दिया, तो वो एक्सेस नहीं कर पाती बाकी अपॉर्चुनिटीज़ को, बाहर मतलब साइड, असाइड बेसिकली, ये नहीं बोलेंगे, बाहर कर दिया। देयर फॉर मार्जिनाइजेशन, फिर इसलिए क्या होता है? मार्जिनाइजेशन होता है, हाशियाकरण होता है। Marginalization can be economic, social, cultural and political and even all of them together. जैसे कि हम बहुत अच्छे से ड्यूरिंग आवर चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं कि मार्जिनलाइजेशन इकोनॉमिक वे में भी होता है कि हायर स्टेटस भाई लोअर स्टेटस, या सोशल और कल्चरल वे में भी होता है कि भाई सामाजिक स्तर आपका कैसा है, सामाजिक तौर पे आपके संबंध बाकियों से कैसे हैं, ठीक है। कल्चरल बैकग्राउंड या पॉलिटिकल बेसिस पे हर तरीके से आपको क्या होता है, या सब साथ में मिलाकर भी ये सब किसको लीड करते हैं? मार्जिनलाइजेशन को। ये हमने बहुत 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 अच्छे से चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। क्लियर हुआ? आया समझ में? अब बात आ जाती है गेटोइजेशन क्यों होता है फिर। All these factors compel the marginalized community to group together and live among their own as they feel secure. This is called ghettoization. अब क्या होता है कि भाई जब ये फैक्टर्स इनको इम्पैक्ट करते हैं तो इन्हें क्या लगता है कम्युनिटी को कि भाई हमें सबको साथ में आना है, और मतलब इनको ऐसा लगता है कि हमें अपनों के बीच में जाना है, जहाँ हमारे जैसे लोग हो तो ये लोग सब साथ में रहने लग जाते हैं, ठीक है। लिव अमंग देयर ओन, ताकि ये सिक्योर फील कर सके, मतलब ये ऐसी जगह जाते हैं, ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पे इनके अपने लोग, मतलब अपनी कम्युनिटी के लोग होंगे, जहाँ पे इनको अपनों के बीच में अच्छा और सिक्योर फील होगा, तो इसी को बोलते हैं क्या? गेटोइजेशन। क्लियर हुआ? This leads to them becoming alienated from the rest of the society and thereby further marginalization. अब जब ये गेटोइजेशन होता है ना, तो इसके कारण इनको बिल्कुल ही ऐसा समझा जाता है कि बाहर के लोग हैं, अलग ही लोग हैं। जैसे हम बोलेंगे अरे उस एरिया में ना ये कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो आपको जाने में ना थोड़ा सा अजीब लगेगा कि ये तो ये लोग हैं इंसानी, बात वो भी हमारी जैसी करेंगे, थोड़ा तरीका अलग हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ बिल्कुल एलियन है, पर उनको बाहर का अलग ही समझा जाता है, तो जिसके कारण उनको और ही मार्जिनलाइज किया जाता है, ठीक है। तो ये था गेटोइजेशन, जहाँ पे आई थिंक आपको समझ में अच्छे से आ गया हो। क्लियर हुआ? अच्छा ये बताओ 17 क्वेश्चन हमने चल रहा है हमारा, आपने लाइक शेयर किया कि नहीं किया? फटाफट से लाइक और शेयर कर दो, फिर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, ये भी कमेंट में ज़रूर बताया करो भाई। नहीं आया तो ये भी लिखो, ये भी लिखो कि मैम नहीं समझ में, नॉट अंडरस्टूड, ये भी लिखो। हाउ आर सोशल एंड इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन रिलेटेड टू वन अनदर? ये सोशल और इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन एक दूसरे से रिलेट कैसे करते हैं, ये हमें एक्सप्लेन करना है, क्योंकि हमने देखा था कि इंटरकनेक्टेड, इंटरलिंक तो है, तो कैसे है, क्यों है, ज़रा ये हम एक्सप्लेन कर दें भाई। चलिए, सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सक्लूजन आर इंट्रिकेटली लिंक्ड। ये क्या है? एक दूसरे से लिंक्ड है बेसिकली। द आदिवासी लॉस्ट देयर ओनली सोर्स ऑफ इनकम व्हेन फोर्स टू अबैंडन देयर होम्स इन द फॉरेस्ट। अब बोल रहे हैं जो आदिवासीज हैं वो क्या करते हैं, उनको क्या लॉस्ट हुआ? जो ओनली सोर्स ऑफ इनकम था, जब उन्हें भाई लैंड से या उनके घरों से हटा दिया गया, जब उनको भाई उनके घरों को फॉरेस्ट से हटा दिया गया, तो उनकी सोर्स ऑफ इनकम उनसे छीन ली गई, जो उनकी सिर्फ वही थी। They had no choice but to give up their customs and adopt a new way of life. अब उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, जिस एरिया में वो थे, जहाँ वो थे, वहाँ पे आराम से अपने कस्टम्स को फॉलो कर सकते थे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, बट उनको क्या करना पड़ा? उसको गिव अप करना पड़ा। क्या करना पड़ा? उसको गिव अप करना पड़ा अपने कस्टम्स को, एंड अडॉप्ट करना पड़ा न्यू वे ऑफ लाइफ। और क्या अडॉप्ट करना पड़ा भाई? न्यू वे ऑफ लाइफ। As a result, they experienced social and economic marginalization since they were left without a means of support and forced to live in difficult circumstances. अब इसके कारण क्या हुआ? जब उनसे सोर्स ऑफ इनकम छिन गई, सब छिन गया, तो सोशल और इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन उनको सहना पड़ा, उनको एक्सपीरियंस करना पड़ा। सिंस दे वर लेफ्ट विदाउट अ मीन्स ऑफ सपोर्ट एंड फोर्स टू लिव इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस। क्यों? क्योंकि वो किसी भी, कोई उनके पास मीन्स ऑफ सपोर्ट नहीं बचा, लाइवलीहुड नहीं बची, इनकम नहीं बची, कमाएंगे कैसे? इकोनॉमिक लेवल जो है कम हुआ, ठीक है। इसके कारण उनके सर्कमस्टेंसेस कैसे बन गए? अलग बन गए। As a result, they and other kids had fewer opportunities to improve their skills. इसीलिए वो या उनके किड्स जो अपने बच्चों को लेके भाई इधर उधर माइग्रेट हुए, तो उनके पास क्या था? बहुत ही कम, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ थी अपनी स्किल्स को क्या करने की? इम्प्रूव करने की। People did not have appropriate access to medicines and remedies due to the destruction of the trees. Thus, social and economic marginalization are intimately related. अब कह रहे हैं कि लोगों के पास क्या है? एक जगह से दूसरी जगह आए भाई,
वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इनकम लेवल इनका ख़त्म हो चुका है, लगभग कम है, दूसरी जगह छोटे मोटे काम कर रहे हैं, उतनी अर्निंग ही नहीं है, लाइवलीहुड नहीं चल पा रही, ठीक है। अब इसके कारण और भी चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। पीपल डिड नॉट हैव अप्रोप्रिएट एक्सेस टू मेडिसिन, जो लोग हैं वो मेडिसिन को एक्सेस नहीं कर पा रहे भाई, ठीक है, और रेमेडीज़ नहीं करवा पा रहे, जो भी इसके उपचार है वो नहीं कर पा रहे, ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रीज़। बट जो ट्रीज़ है उनका डिस्ट्रक्शन हो गया, तो इसके कारण भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो द सोशल एंड इकोनॉमिक मार्जिनाइजेशन आर इंटीमेटली रिलेटेड, इसीलिए जो सोशल और जो इकोनॉमिक मार्जिनाइजेशन क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्लियर हुआ? आया कि नहीं आया समझ में? जब भाई उनको उनकी जगह से निकाल दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, तो मजबूरी में उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ेगा। और उन्हें क्या है, उनको अच्छा खासा फॉरेस्ट का नॉलेज है, मेडिसिन का नॉलेज है, बहुत सी चीज़ों का नॉलेज है, बट वो सब उनके साथ ही चला जाएगा। अब इकोनॉमी यहाँ गिरी तो सोशल भी चीज़ों में, सामाजिक तौर पर भी इनकी कमी आई, वो भी गिरा। तो इसीलिए हमने देखा कि इकोनॉमिक और सोशल जो है मार्जिनाइजेशन एक दूसरे से लिंक्ड है। क्लियर हुआ? आया कि नहीं आया समझ में? हमने वैसे भी ड्यूरिंग द चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। चलो, What were the hardship faced by the आदिवासीज? कौन सी जो हार्डशिप है फेस करनी पड़ी किनको? आदिवासीज को। भाई जब घर छीन लेंगे, उनका फॉरेस्ट छीन लेंगे, लाइवलीहुड छीन लेंगे, तो आप बताइए भाई कैसी कैसी हार्डशिप उन्हें सहनी पड़ी होगी। देखें, चलो। The Adivasis were pushed out of the forest of Jharkhand and they had to migrate to other parts of India and the world. जो आदिवासीज हैं उनको क्या करा गया भाई? हमने देखा उनको भाई बाहर कर दिया गया फॉरेस्ट ऑफ झारखंड, एंड दे हैड टू माइग्रेट टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। जैसे हमने चैप्टर में जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग समझे कि आदिवासीज है, उनको क्या करना पड़ा, उनको फॉरेस्ट के आगे जाना पड़ा, मतलब फॉरेस्ट गए, वो फॉरेस्ट ऑफ झारखंड, मतलब फॉरेस्ट गए वो, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, वो कह रहे हैं कि उनको फॉरेस्ट से हटाया गया बेसिकली, ठीक है। इसीलिए ठीक है, क्या करा गया, जहाँ वो रहते हैं फॉरेस्ट एरिया में, वहाँ से उनको हटाया गया। जैसे झारखंड का हमने एग्जाम्पल देखा था, अब वो दूसरी जगह, अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इवन इंडिया और इंडिया के बाहर भी हमने देखा था ना, कैरेबियन वगैरह हमने एग्जाम्पल में देखा था। तो दूसरी जगह उन्हें काम की तलाश में जाना पड़ा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द आदिवासीज एक्सपीरियंस हार्डशिप एंड डेथ ड्यूरिंग द माइग्रेशन। अब माइग्रेशन के कारण भाई भूखे प्यासे हैं, पैसा ही नहीं है, काम पे जा रहे हैं, दूर दूर दूसरी जगह भाई काम ढूंढने जा रहे हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा और कई बार तो डेथ भी हो गई। फिजिकली जब इंसान थक जाता है, मेंटली भाई डिप्रेस है, परेशान है, तो बॉडी कभी कभी उतनी ज़्यादा केपेबल नहीं होती उसको बियर करने के लिए, ठीक है। तो आपकी कई बार डेथ भी हो जाती है टेंशन में, डिप्रेशन में, ठीक है, या फिजिकली भी उतना ज़्यादा थक जाते हैं। 5 लाख आदिवासीज हैड पेरिश्ड इन दीज माइग्रेशंस। अब यही माइग्रेशन का बता रहे कि लगभग 5 लाख आदिवासी जो हैं लगभग मिट गए थे, ये कह लीजिए, है ना। अब देख रहे हैं ना कि उनको हार्डशिप या डेथ की बात आ गई, तो उन्हें सहना पड़ा इतना। When forests were cleared for mining, a majority of tribals are displaced. अब दूसरी चीज़ हम ये देखें तो हम डेथ वगैरह की बात कर रहे हैं कि ठीक है भाई इतनों की डेथ हो गई, वो भी बहुत ज़्यादा है यार, 5 लाख बहुत होता है। अब यहाँ पे जो फॉरेस्ट थे, when forests were cleared फॉर माइनिंग, अब फॉरेस्ट को क्या करा जाता है, जैसे हमने देखा, हमने नियामगिरी पर्वत का देखा, वहाँ का एग्जाम्पल देखा, और भी हमने जैसे दद्दू वाले एग्जाम्पल में देखा कि बोल रहे हैं कि आपके लैंड में आयरन ओर है तो भाई हम उसको, आपको लैंड खाली करना पड़ेगा। नियामगिरी पर्वत का देखा हमने, जहाँ का केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। देखा था कि नहीं देखा था, याद करो। डोंगरिया कॉन्ड का एग्जाम्पल देखा था हमने, ट्राइब का, उड़ीसा में, ठीक है। तो ऐसे ही जब इनको माइनिंग के पर्पज़ से या कुछ भी कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ के पर्पज़ से इनको इनके लैंड से खाली करवा दिया जाता है कि आप ये जगह छोड़ दीजिए, क्यों, क्योंकि हम माइनिंग करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। तो इनको क्या करा जाता है, डिस्प्लेस कराया जाता है। डिस्प्लेस मतलब जब इनको इनके घरों से निकलने को कहा जाता है कि आप घर छोड़ो, ये हमारा एरिया, अब आपको ये छोड़ना पड़ेगा बेसिकली। क्लियर हुआ? वाइल areas of forest land were submerged underwater when many dams were built in India after 1947। हमने इंडिपेंडेंट का भी देखा था कि बात करें तो जो वाइड एरियाज, जो ज़्यादातर एरिया थे फॉरेस्ट लैंड के, क्या करा गया, उनको किसके साथ मर्ज कर दिया गया, वाटर के साथ। अंडर व्हेन मैनी डैम्स वर बिल्ड, क्यों, क्योंकि बहुत से डैम्स वगैरह बनाए गए। कब की बात है, इवन आफ्टर 1947, ये बात की बात है। ड्यू टू दिस मैनी आदिवासीज वर डिस्प्लेस फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड। अब भाई ये डैम बनाने, ये सारे काम कराना, जिसके कारण इन्हें क्या करना पड़ा, अपने भाई लैंड को, एरिया को छोड़ना पड़ा। जैसे हमने एग्जांपल देखा था आंध्र प्रदेश का, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। तो ये क्या है, इतनी हार्डशिप और जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, हमने चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा था। जैसे दद्दू वाला भी हम जो स्टोरी बोर्ड पढ़े, याद करो, तो उसमें भी देखा था ना कैसे मार पिटाई करके, डरा धमका के कि आप जो है इस एरिया को छोड़ दो। तो ये सब भाई इन्हें झेलना पड़ा, इवन डेथ भी हो जाती थी। अगर दूसरी जगह काम की तलाश में जा रहे हैं तो तनख्वाह भी कम मिलती थी। तो इतना कुछ भाई किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, बड़ा बुरा लगता है।
चलो, इन द नॉर्थ ईस्ट आदिवासी लैंड्स आर वॉर टोन एंड ऑक्यूपाइड बाय द मिलिट्री। भाई जब इतना सहना पड़ा, हमने देखा था जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, ये देखा था ना हमने क्या कि आदिवासी जो कौन सा वाला एरिया, नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, वो मिलिटराइज्ड एरिया था। मिलिटराइज्ड एरिया मतलब वहाँ पे आर्मी फोर्स थी। तो आदिवासी लैंड्स आर वॉर टोन एंड ऑक्यूपाइड बाय देम द मिलिट्री। वो किसको ऑक्यूपाई करके रखा था? मिलिट्री ने ऑक्यूपाई करके रखा था, क्योंकि हमने मिलिटराइज देखा था ना, पढ़ा था। देयर आर 106 नेशनल पार्क्स। कितने? 106 नेशनल पार्क है और 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इंडिया में। हमने एमसीक्यूज में भी किया था कि नहीं किया था? एमसीक्यूज में भी किया था, उससे पहले चैप्टर में तो पढ़ा ही है। तो 106 हमारे पास नेशनल पार्क्स है और 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। पर हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं? ये इसीलिए पढ़ रहे हैं कि इतनी सारी जब नेशनल पार्क या सेंचुरीज बनी हुई है, कहाँ बनी है? ये फॉरेस्ट लैंड यानी फॉरेस्ट एरिया में ही बनी हुई है। फॉरेस्ट एरिया में किसका फॉरेस्ट एरिया? भाई जहाँ पे ट्राइबल ग्रुप्स रहते थे, उनको वहाँ से जब खदेड़ा गया, हटाया गया बेसिकली, तब जाके ये बनी है। ये भी ज़रूरी, बट किसी से किसी का घर तो छीन लिया ना, ठीक है। तो दीज पार्क्स कवर लार्ज फॉरेस्ट एरिया। ये पार्क जो है लार्ज फॉरेस्ट एरियाज कवर करते हैं। द आदिवासीज वर एविक्टेड फ्रॉम दीज फॉरेस्ट। आदिवासीज को क्या करा गया? एविक्ट कर दिया गया, हटा दिया गया इनके इन एरियाज से। क्लियर हुआ? आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत, डर, समस्या तो नहीं? चलो, Why are Muslims considered to be a marginalized community in India? क्यों जो मुस्लिम्स को क्या कंसिडर किया जाता है? मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी इन इंडिया। क्यों मुस्लिम्स को वही मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी में समझा जाता है इंडिया में? हमने देखा था ना, क्योंकि इनका जो सोशियो इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो कैसा है? लोअर है, कम है। क्लियर? देखते हैं। Muslims are considered to be a marginalized community in India because in comparison to other communities, they have always been deprived of the benefits of socio-economic development. Most of the Muslims do not avail even basic amenities of life such as water and electricity. हमने even basic amenities का भी देखा था। क्या देखा था? मुस्लिम्स आर कंसिडर्ड टू बी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। कैसे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ इसलिए मानी जाती है क्योंकि इन कंपैरिजन जो अदर कम्युनिटीज़ हैं उनके कंपैरिजन में हम देखते हैं तो उनका हमेशा क्या, कैसे रहे? वो डिप्राइव्ड रहे, मतलब बहुत उनको मिले ही नहीं वो चीज़, उस चीज़ को अवेल ही नहीं कर पाए। बेसिकली क्या, उनकी जो कंडीशन है, बेनिफिट जो है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनका हो ही नहीं पाया। सोशियो यानी सामाजिक स्तर पे, इकोनॉमिक यानी पैसों के मामले में, मतलब स्टेटस कम, लोअर स्टेटस, इनकम अच्छी नहीं, सोर्स ऑफ इनकम अच्छी नहीं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स डू नॉट अवेल इवन बेसिक एम्यूनिटीज ऑफ द लाइफ सच एज वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। इवन हम वाटर इलेक्ट्रिसिटी यानी बेसिक एम्यूनिटीज़ की बात करें तो वो भी ये लोग अवेल नहीं कर पाते थे। हमने देखा था ना पक्का हाउस, उसमें भी इनकी जो है नंबरिंग कितनी कम थी, टैप वाटर फैसिलिटी, ये सब इलेक्ट्रिसिटी, इसमें सब कितना पीछे थे ये बाकियों से, यानी बेसिक एम्यूनिटीज़ भी अफोर्ड नहीं कर पाते, मतलब इसमें भी पीछे रहते हैं बेसिकली। दे लिव्ड इन कच्चा हाउसेज, दे हैव लिटिल एक्सेस टू एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। हमने ये भी देखा था कि भाई पक्के हाउसेस का जब हमने देखा था ना, तो उसमें अगर कच्चे हाउसेस की बात करें तो उसमें भाई अगर पक्के हाउसेस में इनका परसेंटेज कम है यानी कच्चे हाउसेस में रह रहे हैं, उनका जो एक्सेस है एजुकेशन में वो भी कम। अगर इनकम ही कम होगी, स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस ही यहाँ पे कम होगा जो हमने देखा, तो इंसान क्या करता है? जब इंसान के पास पैसा होता है तो वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाता है। जब इंसान के पास पैसे ही कम है, बेचारा कच्चे से मकान में रह रहा है, बेसिक एम्यूनिटीज़, पानी, बिजली जैसी एम्यूनिटीज़ नहीं फुलफिल कर पा रहा, तो स्कूल में कैसे पढ़ाएगा? तो लिटरेसी रेट भी क्या है, एजुकेशनल लेवल में भी पीछे है, कम है, ठीक है। और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी गवर्नमेंट सर्विसेज में भी पीछे है। Thus they always lag behind in terms of various development indicators. इसीलिए क्या है, ये बहुत पीछे रह जाते हैं in terms of various development indicators, मतलब बहुत से डेवलपमेंट या विकास की चीज़ों में ये क्या रह जाते हैं? पीछे रह जाते हैं, पिछड़े रह जाते हैं। क्लियर हुआ? आया समझ में? तो क्यों मुस्लिम्स कम्युनिटी को हम कह रहे हैं मार्जिनलाइज समझा जाता है? तो कुछ रीज़न ये है, इकोनॉमिक वे में, सोशल वे में, हर चीज़ में पीछे, इवन बेसिक एम्यूनिटीज़ तक ये अफोर्ड नहीं कर पाते, कच्चे मकानों में रहते हैं। अब जब इनकम लेवल ही अच्छी नहीं है तो इनकम लेवल अच्छी नहीं होगी तो लिटरेसी रेट कैसे ज़्यादा हो सकता है? भाई इंसान के पास जब पैसा आता है तो सबसे पहले इंसान बेसिक नीड यानी खाना पानी की फुलफिल करता है, पूर्ति करता है, फिर जाके वो आगे का सोचता है कि भाई पढ़ाना लिखाना है। अब जब वो बच्चों को पढ़ाना लिखाना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो लिटरेसी रेट क्या होगा? ऑब्वियसली इनमें कम ही होगा। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आया कि नहीं आया समझ में? Their customs and practices are sometimes quite distinct from what is seen as mainstream. Even इनकी जो customs और practice, जैसे कोई भाई बुर्खा पहनता है, इनमें कोई बड़ी बियर्ड रखता है, फैज़ पहनता है, तो अलग अलग टाइप की चीज़ें,
तो इनको क्या माना जाता है, अलग, कि जैसे हमसे अलग है, हमारे जैसे नहीं है बेसिकली। तो यही जो कस्टम और प्रैक्टिसेस है, इनको क्या माना जाता है, कई बार डिस्टिंक्ट माना जाता है, जो कि मेन स्ट्रीम से बहुत अलग समझा जाता है। सम नॉट ऑल मुस्लिम्स में वियर अ बुरखा, जैसे हम देखते हैं कुछ, सब ऐसा कहेंगे, ऐसा नहीं कि सारे ही पहनते हैं, कुछ ज़्यादातर जो हम देखेंगे बुरखा पहनते हुए दिखेंगे, लॉन्ग बियर्ड रखते हैं, फेस पहनते हैं, एंड दीज बिकम वेज टू आइडेंटिफाई ऑल मुस्लिम्स एंड ऑल दीज लीड्स टू देयर मार्जिनाइजेशन। अब उन्हें बिल्कुल अलग समझा जाता है कि क्या पहन रहे हैं, इनका कपड़े पहनने का तरीका अलग है, इनके लुक रखने का तरीका अलग है, लुक्स में अलग है, मतलब तरीका ही अलग है। तो बेसिकली क्या है, अलग है। तो क्या माना जाता है इनको माना जाता है क्या, मार्जिनाइजेशन कम्युनिटी, मतलब इनको मार्जिनलाइजेशन यानी मार्जिनल कम्युनिटी में माना जाता है। आया समझ में कि नहीं आया? हम क्या देख रहे हैं, हमने मुस्लिम्स का बहुत अच्छे से पढ़ा था कि इनके जो है बेसिक एमिनिटीज़ नहीं कर पाते, जैसे सोशियो इकोनॉमिक लेवल में भी पीछे, तो कैसे अपग्रेड करेंगे? तो ये पिछड़ा वर्ग क्यों माना जाता है, और ऊपर से नंबर्स में भी कम है, इसलिए इन्हें माइनॉरिटी कहते हैं। मुस्लिम्स को माइनॉरिटी में क्यों मिलता है, इनको शायद स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलती है, क्यों मिलती है, क्योंकि पता है भाई माइनॉरिटी में है। इनकी कंडीशन जब हम चैप्टर में पढ़ रहे थे कैसी है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल जो ट्राइब कम्युनिटी जैसी ही है, वैसे ही इनके भी हालात है, इसलिए इनको मार्जिनलाइजेशन कम्युनिटी में कहा जाता है। क्लियर हुआ? आया समझ में? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं भाई? आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बहुत अच्छे से हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।